गुरुदेव दक्ष को सारी बात समझा देते हैं। उसके बाद दक्ष गुरुदेव से कहता है, ठीक है, मैं मजबूत और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे इस जगह पर सब जैसा होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। फिर गुरुदेव हाँ में जवाब देते हैं और वो किताब दक्ष के हाथ में रखते हुए कहते हैं, इसको बाद में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद मुझे वापस कर देना। फिर दक्ष हाँ में जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अभी दक्ष का वो किताब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दक्ष वही सोच रहा था जो कुछ देर पहले गुरुदेव ने बताया था। इसलिए दक्ष अपने मन को शांत करने के लिए अपने कमरे से बाहर चला जाता है। दक्ष के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था, इसलिए दक्ष धीरे धीरे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब दक्ष बाहर घूम रहा था तो उसके सामने वही लड़का आ गया जिसके पास सुनहरी चिड़ियां थी और उसके पीछे उसके कुछ और दोस्त भी थे। वो लड़का दक्ष से कहता है, मेरा नाम राघव जोशी है। उस लड़के को अचानक से अपने सामने देखकर दक्ष एक पल के लिए शॉक हो जाता है। फिर दक्ष उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम दक्ष शर्मा है और मैं आज ही यहां पर आया हूं। ये तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम यहां पहली बार आए हो, नहीं तो तुम मेरी चिड़िया से नहीं डरते, राघव दक्ष से कहता है। उसके बाद दक्ष राघव की तरफ देखा है पर कुछ कहता नहीं। जब दक्ष कुछ नहीं बोलना तो राघव आगे कहता है, तुम यहां नए हो तो तुमने अभी तक किसी का शिकार भी नहीं किया होगा। हम अभी काले चमगादड़ों को मरने जा रही हैं। हमने पता किया है कि वहां लेवल 1 या लेवल 2 के ही प्राइमरी चमगादड़ है। दक्ष को इतना तो समझ में आ गया था कि 5 लेवल के ये जानवर होते हैं, पर अभी इसमें प्राइमरी क्या है ये नहीं पता है। इसलिए दक्ष सोचता है कि रास्ते में उनसे थोड़ी बहुत और बातें पूछ लेगा। इसलिए दक्ष उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है और फिर वो सभी दक्ष को लेकर वहां से चले जाते हैं। वो सब एक पहाड़ी इलाके में आ जाती है। दक्ष चलते चलते थक जाता है क्योंकि वे 8 घंटे से लगातार चल रहे थे। दक्ष चलते हुए राघव से पूछता है, और कितनी दूर हमें जाना है? फिर राघव दक्ष को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अभी से थक गए, शायद तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी थोड़ी लेवल को ऊपर करना चाहिए जिससे तुमको थकान कम होगी। ये बोलकर राघव आगे चलने लगता है। फिर दक्ष राघव से एक बार और पूछता है कि तुमने कहा था वो प्राइमरी चमगादड़ है, ये प्राइमरी क्या होते हैं? जब तक हम पहुंचते हैं तो मुझे यही बता दो। राघव हाँ मैं जवाब देता है और कहता है, सुनो, जैसे इन जीवों को हमने 5 लेवल में बांटा है, वैसे ही हर 1 लेवल में 3 तरह के जीव होते हैं। पहले प्राइमरी, दूसरे म्यूटेंट और तीसरे डेविल ब्लड। और इन सब में सबसे कमजोर प्राइमरी होते हैं और अभी हम उनसे ही लड़ने जा रहे हैं। लगभग 1 दिन चलने के बाद वो सब एक गुफा के सामने आकर रुक जाते हैं। राघव कहता है, वो चमगादड़ इसी गुफा के अंदर है। अब हमें ये सोचना है कि कौन क्या करेगा। फिर राघव सबको एक एक काम बताता है कि किसको क्या करना है। राघव कहता है, 2 लोग यहाँ बाहर गेट पर खड़े होकर चमगादड़ों को बाहर निकलने से रोकेंगे और बाकी के हम अंदर जाकर उनको बाहर की तरफ निकलेंगे। तुम दोनों दरवाजे पर एक बड़ी आग लगा देना। जैसे ही वो चमगादड़ बाहर की तरफ आने लगे, वो इतने मजबूत नहीं और उनके पंख भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उनमें आग जल्दी लगेगी। राघव कहता है, दक्ष तुम नए हो, इसलिए बाहर विकी के साथ रुको। जब हम बोले तब आग लगा देना। और उसके बाद राघव अपने 3 दोस्तों के साथ अंदर की ओर चला जाता है। फिर विकी दक्ष से कहता है, जल्दी हाथ चलाओ, यहां पर हमें आग लगानी है, उसकी तैयारी शुरू करो। वो चमगादड़ कभी भी बाहर आ सकते हैं, इसलिए यहां पर हम जो भी आपका सामान लाए हैं वो रखना शुरू करो। फिर दक्ष और विकी मिलकर गुफा के गेट पर आग का सामान रख देते हैं। अब बस उनकी आग लगाने की देर है और पूरे गेट पर आग ही आग होगी। फिर विकी और दक्ष अपने हाथों में मसाला पड़कर उसे जला लेते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब वो चमगादड़ बाहर निकले और कब वो आग लगा दे। लेकिन काफी देर तक एक भी चमगादड़ बाहर नहीं आता। तो विकी दक्ष से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें पक्की खबर मिली थी कि यहाँ पर एक और 2 लेवल के ही चमगादड़ होंगे। मेरे दोस्तों को अंदर कुछ हो तो नहीं गया, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। फिर विकी दक्ष को वो मिसाल पकड़ता है और कहता है, अब आग लगाने का काम तुम्हारा है, मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे मेरे दोस्तों की चिंता हो रही है। दक्ष कहता है, अगर चमगादड़ों ने उन चारों को कुछ किया होगा तो फिर तुम पर भी हमला कर सकते हैं, तुम उनसे कैसे बचोगे? इतने में दक्ष हैरान हो जाता है
क्योंकि विकी के शरीर पर एक हल्के नीले रंग का कवच आ जाता है जो देखने में काफी मजबूत लग रहा होता है, और विकी के हाथ में एक भाला भी होता है। इसके बाद विकी जल्दी से अंदर की ओर चला जाता है, लेकिन विकी को काफी दूर जाने के बाद भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इतने में विकी को उनके चिल्लाने की आवाज में आने लगती है। ऐसे लगता है कि अंदर कोई लड़ रहा हो। इतने में विकी देखा है कि उसके तरफ भी एक चमगादड़ों का बड़ा सा ग्रुप आ रहा है। विकी उनसे बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वे चमगादड़ वहीं पर उड़ने लगते हैं और विकी पर हमला करने लगते हैं। क्या ये चमगादड़ विकी को भी मार देंगे? कैसे बचाएगा दक्ष अपने इन नए दोस्तों को? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। उन काले चमगादड़ों ने विकी पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन विकी के कवच के कारण उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ उनके हमले का। इतने में विकी की तरफ आग के कुछ छोटे छोटे गोले आए, जिससे वो चमगादड़ विकी से दूर चले गए। विकी ने जब देखा कि क्या हुआ तो उसे उसकी तरफ आते हुए उसके दोस्त दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे राघव था, जिसके एक हाथ में मार्शल थी और दूसरे हाथ में कुछ गोले थे जिन पर वो आग लगाकर फेंक रहा था। विकी अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश होता है और फिर वो खड़ा हुआ और चमगादड़ों से लड़ने लगता है। देखते ही देखते चमगादड़ वहां से भागने लगी है। वो चमगादड़ बाहर की तरफ जा रहे थे। इतने में राघव ने विकी से पूछा, अगर तुम यहां पर हो तो बाहर इनको रोकने वाला कौन है? क्या तुमने ये सारा काम दक्ष को सौंप दिया? तुम जानते हो वो अभी आए हैं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब जल्दी चलो। फिर राघव जल्दी जल्दी गुफा की बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन वो इतना तेज नहीं था कि चमगादड़ से पहले उस गुफा से बाहर निकल सके, क्योंकि वो पहले ही काफी आगे निकल चुके थे। इसलिए वो कितनी भी कोशिश कर ले उनसे पहले वो बाहर नहीं निकल सकता था। राघव इस वक्त अपनी चिड़िया को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि वो गुफा इतनी बड़ी नहीं थी जिसमें वो चिड़िया उड़ सके। इसलिए राघव ने जल्दी से बाहर भागकर जाना कि ठीक समझा। भागते हुए राघव सोच रहा था कि दक्ष कुछ कर ले, उसे साथ लाना फायदे का सौदा हो। लेकिन राघव को डर भी था कि एक नया लड़का क्या ही करेगा, क्योंकि जब राघव पहली बार यहां आया था तो काफी टाइम तक किसी का शिकार नहीं कर पाया था। ऐसे जानवरों से डरता था, लेकिन अब सब बदल गए। राघव को आए हुए काफी साल हो गए, इसलिए राघव को इन सब की अब आदत हो गई है। वैसे तो राघव घमंडी था, पर वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते थे। इसलिए राघव को दक्ष की चिंता भी हो रही थी कि उसके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई कवच जिससे वो उन चमगादड़ों से बच सके। राघव यही सोचता हुआ बाहर की ओर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब दक्ष ने अपनी तरफ आते इतने सारे चमगादड़ों को देखा तो वो घबरा गया। उसने ऐसे चमगादड़ नहीं देखे थे, वे 3 गुना बड़े लग रहे थे। ऐसा लग रहा है एक पल में किसी को भी मार देंगे। फिर दक्ष को गुरुदेव की बात याद आ गई, अगर वो मजबूत नहीं बना तो दोनों ग्रह खत्म हो जाएंगे। वैसे तो दक्ष इस ग्रह पर अभी अभी आया था, इसलिए उसे इस ग्रह की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे पृथ्वी की बहुत चिंता थी और वो किसी भी हालत में पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहता था। इसलिए दक्ष ने खुद से कहा, जल्दी सोच दक्ष, जल्दी सोच, मुझे क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने फैसला ले लिया और फिर दोनों मार्शल उस जगह फेंक दी जहां पर वो जाल बिछाया हुआ था। देखते देखते पूरी गुफा के मुंह पर आग ही आग हो गई और जो भी चमगादड़ बाहर आ रहा था उसके पंख जलते हुए जा रहे थे और थोड़ी दूर जाते ही वह नीचे गिर रहे थे। दक्ष ने देखा कि उन चमगादड़ों में से कोई भी चमगादड़ मरा नहीं है, बस उनके पंख जल गए हैं, जिस वजह से वो अब उड़ नहीं पा रहे और नीचे गिर गए हैं। अभी दक्ष के पास और कोई हथियार भी नहीं था जिससे वो उनको मार सके। इसलिए दक्ष गुफा के गेट की आग बुझाने का इंतजार करने लगा, जिससे उसके दोस्त बाहर आए और उन चमगादड़ों को मार दें। दक्ष को नहीं पता था कि इस काम के बदले उसे क्या इनाम मिलेगा। वो तो राघव ऐसे ही दक्ष को अपने साथ ले आया था, लेकिन अब जब दक्ष ने इन चमगादड़ों को भगाने से रोका है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन जैसा उस दुकानदार ने कहा कि राघव एक घमंडी लड़का है, तो दक्ष को लग नहीं रहा था कि उससे इस काम के बदले कुछ मिलेगा। इसलिए दक्ष यही सोच के यहाँ आया था कि उसे बस कुछ सीखने को मिल जाए जो उसे आगे जाकर काम आए। उसे इस काम के बदले किसी इनाम का लालच नहीं था। जब राघव ने देखा कि गुफा के गेट पर आग लगी हुई है तो वो एक बार के लिए शांत हो गया
और मन ही मन दक्ष को बधाई देने लगा, क्योंकि राघव को लग नहीं था कि दक्ष अकेला ये सब कर पाएगा, लेकिन दक्ष ने कर दिखाया। अब बस राघव को आग बुझाने का इंतजार था। इतने में दक्ष की नजर उन चमगादड़ों पर पड़ती है जो नीचे गिरे हुए थे। नीचे गिरने पर भी वे तेजी से अलग अलग जगह पर जा रही थीं। फिर दक्ष ने चलाते हुए राघव को बताया कि ये चमगादड़ अलग अलग जगह पर भाग रहे हैं। ये सुनने के बाद तो राघव विकी पर चलते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर आने की? अगर तुम अभी बाहर होते तो उनको भागने से रोक लेते और उनको मार देते। हम अभी पहाड़ी इलाके में हैं, इसीलिए इन चमगादड़ों के पास छुपाने के लिए यहाँ काफी जगह है। अगर ये एक बार छुप गए तो हम इनको नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब विक्की को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अंदर आ गया। अगर अब सभी चमगादड़ भाग गए तो इस मिशन के फेल होने का जिम्मा मुझ पर ही लगेगा। इसलिए विकी सोचने लगा और राघव से कहा, अगर हम दक्ष को कोई हथियार दे दे तो वो उनको भगाने से रोक सकता है और उनको मार सकता है। राघव को भी ये बात ठीक लगी, इसलिए उसने अपना भाला गुफा के बाहर फेंक दिया और चिल्लाते हुए दक्ष से कहने लगा, इस भाले को उठाओ और एक एक कर कर इन सभी चमगादड़ को मारना शुरू करो। वो भागने नहीं चाहिए, तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर हिम्मत रखो। फिर दक्ष ने वो भाला उठाया और उन भागते हुए चमगादड़ों को देखने लगा। अब क्या दक्ष उन चमगादड़ों को मारेगा या वो भाग जाएंगे, ये जानना काफी मजेदार होगा कि क्या होता है। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष ने वो भाला उठा तो लिया था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी भी चमगादड़ों पर वार करने की। दक्ष वो भाला लेकर एक नीचे गिरे हुए चमगादड़ों के पास गया और जैसे ही दक्ष ने उस चमगादड़ की तरफ वो भाला मरने के लिए उठाया तो दक्ष ने वो भाला बीच में ही रोक दिया और नीचे गिरे हुए चमगादड़ों को देखने लगा। उन चमगादड़ों को देखते हुए दक्ष ने खुद से कहा, मैं किसी हथियार के लिए किसी जानवर को नहीं मार सकता। मैं ऐसा नहीं हूं और मैं इन शक्तियों के लिए क्या बनता जा रहा हूं। वहीं दूसरी ओर गुफा के अंदर विक्की राघव से कहता है, ये लड़का पागल हो गया क्या? ये कर क्या रहा है? ये जनता नहीं है क्या? ये कितनी खतरनाक जानवर है। उन्हें ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बार ये ठीक हो गए तो ये सबको मार देंगे। कुछ करो राघव, कुछ करो। उससे कहो, उस मारे तुम ही उसे साथ लेकर आए थे, अब तुम ही उसको समझाओ। राघव हाँ मैं सर हिलता है और चिल्लाते हुए दक्ष से कहता है, दक्ष तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। मैं जानता हूं कि पहली बार में ये करना मुश्किल होगा, लेकिन तुमको ये करना होगा। गुफा की आग बुझने में कुछ देर और लगेगी, उससे पहले ही ये चमगादड़ ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको नहीं मार पाएंगे, इसलिए जल्दी से उनको मारो। इस वक्त दक्ष के हाथ कांप रहे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भाला उस चमगादड़ के सीने में मार दे। दूसरी ओर उस चमगादड़ का जला हुआ हिस्सा ठीक होने लगा था। ये देखकर राघव और घबराने लगा और घबराते हुए दक्ष को उसे मरने की रिक्वेस्ट करने लगा। राघव के साथ साथ बाकी के लोग भी दक्ष को यही बोल रहे थे, क्योंकि वे जानते थे अगर अभी इनको नहीं मारा गया तो इतनी दूर आने का और इतनी मेहनत करने का उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहते थे कि दक्ष उनको मारे ताकि उनको कुछ तो हासिल हो। दक्ष राघव की ओर देखते हुए कहता है, मैं उनको नहीं मार सकता। आज से पहले मैंने किसी जानवर को नहीं मारा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को मार सकूं। ये काम तुम सभी करो। राघव दक्ष को हिम्मत देते हुए कहता है, तुम ये मत सोचो कि ये जानवर है। ये कोई जानवर नहीं है, ये एक एलियन है, इसीलिए इनके अंदर से हमें काफी कुछ मिलता है। तुम ही सोचो, अगर ये जानवर होता तो इसे हमें कैसे कुछ मिल पाता। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या सोच कर आए हो, लेकिन मैं यहाँ यही सोच कर आया हूँ कि मुझे ताकतवर बना है और अपने ग्रह को बचाना है। इसके लिए मुझे पत्थर दिल ही क्यों ना बनना पड़े, और अब तुम्हें भी पत्थर दिल बना होगा। फिर दक्ष को गुरुदेव की कही हुई एक एक बात याद आने लगती है। उसके बाद दक्ष सोचता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में मेरे ग्रह पर खतरा आएगा और मैं उसको नहीं रोका पाऊंगा। इसीलिए किसी भी कीमत पर मुझे ये करना ही होगा। दक्ष भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उस चमगादड़ के सीने में वो भाला मार देता है।
भाला लगते ही बैंगनी रंग का खून उस चमगादड़ के सीने से निकलने लगता है। चमगादड़ के मरने के तुरंत बाद दक्ष के हाथ का निशान भी चमक जाता है और दक्ष के कानों में एक नई की आवाज आती है। लेवल 1 प्राइमरी चमगादड़ मारा गया। आप इसका क्रिस्टल निकाल सकते हैं। जहां दक्ष उस आवाज को सुन रहा था, वहीं बाकी गुफा के अंदर सभी के चेहरों पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। राघव अपने मन बोलता है, अपना पहला शिकार मुबारक हो दक्ष। राघव के बाकी साथी चिल्लाते हुए दक्ष को बाकी के चमगादड़ों को मरने के लिए कहने लगते हैं। अब तो उनको भी एक उम्मीद हो गई थी कि अब दक्ष उन घायल चमगादड़ों को मार सकता है और इसके बाद उनको उनका इनाम मिल जाएगा। एक चमगादड़ के मरने के बाद वहां पर जितने भी चमगादड़ थे वो अलग अलग जगहों की भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देख दक्ष जल्दी से वो भाला उस चमगादड़ के सीने से निकलता है और दूसरे चमगादड़ की ओर जाकर उसके सीने में वो भाला उतार देता है। एक के बाद एक करके दक्ष उन सभी चमगादड़ों को मारता जा रहा था और हर चमगादड़ के मरने के साथ दक्ष के कानों में वही आवाज आती जो पहले आई थी। कभी वो लेवल 1 के मरने के बारे में बताती तो कभी लेवल 2 के। दक्ष तो उस आवाज पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि दक्ष को उस आवाज के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो आवाज किसकी है और वो उससे क्यों ये सब बता रही है। दक्ष तो बस अपने दिल को पत्थर का करके उन सभी चमगादड़ों को एक एक करके मारे जा रहा था। दक्ष के दिमाग में बस अपने आप को मजबूत बनाने हैं और अपने ग्रह की रक्षा करने के बारे में ही चल रहा था। देखते ही देखते दक्ष ने काफी चमगादड़ों को मार दिया। ये देखकर कि वहां कितने चमगादड़ मर गए हैं, गुफा के अंदर सभी खुशी हो रहे थे और आराम से दक्ष को उनको मारते हुए देख रहे थे। वैसे तो काफी चमगादड़ पहले ही वहां से भाग गए और कुछ चमगादड़ ठीक होने की वजह से वहां से उठ गए, लेकिन अभी भी कुछ नीचे गिरे हुए थे जो दक्ष के भाले से नहीं बच पा रहे थे। लगभग सभी चमगादड़ को मारने के बाद दक्ष राघव की तरफ देखने लगता है। अब गुफा की आग भी कम होने लगी थी और वो कभी भी शांत हो सकती थी वहां पर, और कोई चमगादड़ भी नहीं था जिसको दक्ष मार सके। जैसे ही आग बुझाने के बाद वो सभी दक्ष के पास आते हैं तो सभी को एक चिल्लाने की आवाज आती है। जब सभी उस ओर देखते हैं जहां से वो आवाज आई थी, तो उनको अपनी तरफ एक 10 फुट का चमगादड़ जो लाल और काले रंग का नजर आ रहा था, उनकी तरफ तेजी से आता हुआ उनको नजर आता है। ये देखते ही सभी घबरा जाते हैं। राघव सबको अलर्ट करते हुए कहता है, वो एक डेविल चमगादड़ है, भागो यहां से। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। जब सब ने डेविड चमगादड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो भागना शुरू कर दिया। राघव ने भागते हुए कहा, अभी हम इसे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अभी जान बचाओ। भागते हुए विक्की ने राघव से पूछा, लेकिन इन मरे हुए चमगादड़ों का क्या? इनको तो हमने साथ लिया ही नहीं, ऐसे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो सोचो। दक्ष को भी पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उन सबके साथ ही भाग रहा था। हालांकि वो सबसे पीछे की तरफ था, क्योंकि बाकी के सभी लोग दक्ष से काफी ज्यादा ताकतवर और फुर्तले थे, इसलिए वो दक्ष से तेज भाग रहे थे। वो चमगादड़ तेजी से दक्ष की तरफ आ रहा था और उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे कि वो दक्ष को एक ही बार में पूरा खा जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस चमगादड़ ने दक्ष को खाने के लिए अपना मुंह खोल, तो पता नहीं कहां से एक जलता हुआ तीर सीधा जाकर उस चमगादड़ के मुंह में लगा, जिससे वो चमगादड़ पीछे की ओर जाकर गिर गया। अचानक से हुए इस हमले की वजह से वो चमगादड़ इधर उधर देखने लगा और तीर लगने की वजह से उस चमगादड़ के मुंह से बैंगनी रंग का खून भी आने लगा था। उस चमगादड़ की ऐसी हालत देखकर सभी हैरानी से उस तरफ देखने लगे जहां से वो तीर आया था। इतने में सबकी नजर एक चट्टान पर खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसने एक लाल रंग का कवच पहना हुआ था। वो कवच उसे पूरी तरह से ढके हुए था, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। बस उस कवच के अंदर से उसकी हल्की भूरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उस लड़की के एक हाथ में धनुष था। जब राघव ने उस लड़की को देखा तो वो देखते ही पहचान गया कि वो कौन थी, इसलिए राघव ने सबको उसे लड़की की तरफ जाने के लिए कहा। राघव की बात सुनते ही सभी उस चट्टान की तरफ चले गए और उस चट्टान के पीछे जाकर खड़े हो गए। उस लड़की ने उनकी तरफ एक बार देखा और फिर से उस चमगादड़ की तरफ देखने लगी जो अभी भी नीचे गिरा हुआ था।
दक्ष तो यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन है जिसने इस बड़े चमगादड़ को एक ही वार में घायल कर दिया, जिसको देखकर राघव और उसके साथी इतना डर रहे थे। दक्ष को उस लड़की को देखकर एवेंजर मूवी में देखी देने वाली फीमेल सुपर हीरो की याद आ गई। जैसे वो बिना डरे अकेले सबसे बीट जाती है, वैसे ही ये लड़की भी अकेले ही उस जगह पर अकेली ही आई थी और उस चमगादड़ को हराने की हिम्मत उसमें साफ नजर आ रही थी। दक्ष को वो लड़की किसी सुपर गर्ल से कम नहीं लग रही थी। जब दक्ष ये सब सोच ही रहा था, उसी वक्त उस चमगादड़ ने अपने मुंह में लगे तीर को चूर चूर कर दिया और जोरों से आवाज निकलने लगा। ये देखकर वो लड़की एक कदम पीछे हो गई। उसे लड़की ने सबको वहां से निकालने के लिए कहा और खुद भी पीछे हटने लगी। उस लड़की को ऐसा करते हुए देख विक्की ने चिल्लाते हुए राघव से कहा, लेकिन मरे हुए चमगादड़ों का क्या? अभी हमने उनका साथ तो लिया ही नहीं। अगर ऐसे में हम यहां से चले गए तो बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त राघव को उन चमगादड़ों की कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस उस लड़की की हर एक बात मान रहा था। फिर राघव ने विक्की और अपने बाकी के साथियों से कहा, जो ये बोल रही है वही करो। हम शिकार तो दोबारा भी कर सकते हैं, अगर जिंदा बचे तो। ये सुनकर सभी हैरानी से एक बार राघव को और एक बार उस लड़की को देखने लगते हैं, लेकिन किसी का भी उन मरे हुए चमगादड़ों को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो उनको अपनी आंखों के सामने पड़े हुए नजर आ रहे थे। एक का तो मन करा था कि भाग कर जाए और कुछ चमगादड़ को उठा ले ताकि उसे कुछ तो हासिल हो। वहीं दूसरी ओर वो चमगादड़ अभी भी जोर जोर से आवाजें निकल रहा था और फिर अचानक से चुप हो जाता है और गुफा की तरफ देखने लगता है। अब उस गुफा के अंदर से भी आवाज आनी शुरू हो गई थी, जिसको सुनकर उस लड़की ने सबको जल्दी से जल्दी वहां से जाने का आर्डर दिया। लेकिन सभी अभी भी वहां से नहीं जा रहे थे और गुफा की तरफ देख रहे थे जहां से वो आवाजें आ रही थीं। उस गुफा से ऐसा कुछ निकलने लगा जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ को तो पसीने भी आने लगती है। गुफा के अंदर के नजारे को देखकर गुफा के अंदर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से भी ज्यादा डेविल चमगादड़ बाहर आ रही थे और वे सब उतने ही बड़े थे जितना वो पहले वाला था। सबकी हैरानी इतनी में ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन चमगादड़ों के पीछे से एक पूरी सेना बाहर आ रही थी। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुफा के सामने उन मरे हुए चमगादड़ों को उठाने के बारे में सोचे भी। अब सभी वहां से भागने के बारे में ही सोच रहे थे और देखते ही देखते सभी वहां से भागने भी लगे। लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी होकर उन चमगादड़ों को देख रही थी और दक्ष भी वहीं पर खड़ा होकर उस लड़की को ही देख रहा था। दूसरी तरफ वे सभी चमगादड़ उस घायल चमगादड़ के ऊपर घूमने लगी और उन सभी भागते हुए लोगों की तरफ देखकर जोरों से अपनी आवाज में ही चिल्लाने लगे। अब वो घायल चमगादड़ भी उनके साथ देने के लिए खड़ा होकर उनके साथ उड़ने लगा और वे सभी उस तरफ जाने लगे जहां पर दक्ष और वो लड़की खड़े थे। दक्ष को अपने पास में खड़ा देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए दक्ष से कहती है, तुम पागल हो क्या? जब वो सभी लोग यहां से भाग रहे हैं तो तुम यहां क्यों खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? उनके साथ तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। मैं इनको नहीं रोक सकती और ना ही तुम्हारी जान बचा पाऊंगी इन सबसे, इसीलिए जितना तेजी से हो सकता है इतनी तेजी से भाग। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। उन चमगादड़ों को अपनी तरफ आता देख और उस लड़की की बातें सुनकर दक्ष जल्दी से उस दिशा की ओर भागने लगता है जहां पर राघव और उसके साथी गए थे। लेकिन राघव और उसके साथी काफी तेज थे, इसलिए वह पहले ही बहुत आगे निकल गए और अब दक्ष चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। ये बात उस चट्टान पर खड़ी वो लड़की भी जानती थी कि दक्ष तेज नहीं है, इसलिए उसने दक्ष की मदद करने की सोची और जल्दी से अपनी सवारी बुला ली। देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा सा शेर आ गया और वो लड़की जल्दी से उस शेर के ऊपर बैठ गई और दक्ष के पास जाकर उसको भी बैठने के लिए कहने लगी। लेकिन अचानक से अपने पास इतना बड़ा शेर देखकर दक्ष घबरा गया और लड़खड़ा के नीचे गिर गया। दक्ष को ऐसा लगा कि वो शेर उसको खा ही जाएगा, लेकिन जब उसकी नजर उस शेर पर बैठी लड़की पर पड़ी है तो दक्ष ने चैन की सांस ली और उस लड़की की बात मानते हुए जल्दी से शेर के ऊपर जाकर बैठ गया। दक्ष के बैठते ही वो शेर तेजी से भागने लगता है। वो शेर इतना तेज था कि कुछ ही देर में राघव और उसके साथियों तक पहुंच गया
लेकिन अभी भी वो सब चमगादड़ उनके पीछे आ रहे थे। ये देखकर सब घबराने लगी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इतने सारे खतरनाक चमगादड़ों का सामना करें। इसलिए जितना हो सके सब तेजी से उनके इलाके से बाहर की ओर जा रहे थे। एकदम से एक चमगादड़ की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी के सभी चमगादड़ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उन चमगादड़ों को रुकता हुआ देख सभी खुश होते हैं और भागती हुई पीछे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन पीछे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पीछे एक 20 फुट का चमगादड़, जो कि देखने में आधा काला और आधा हल्का लाल था, वो उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। उस चमगादड़ को देखते ही शेर पर बैठी वो लड़की कहती है, ये चमगादड़ किंग है। उस लड़की की बात सुनकर राघव कहता है, अगर मुझे पता होता ये जगह इतनी खतरनाक होगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अगर अब मैं बच गया तो पहले उसको सबक सिखाऊंगा जिसने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी और मुझे कहा था कि यहाँ पर लेवल 1 और 2 की प्राइमरी चमगादड़ ही है। वो चमगादड़ इतना तेज था कि पलक झपकते ही उन तक पहुंच जाता है और अपने नुकीले पंजे से उस लड़की के पीछे बैठे दक्ष पर वार कर देता है। हालांकि उस लड़की ने उसका हमला होते हुए पहले ही देख लिया था और इसलिए उसने अपने शेर को थोड़ वहां से हटा दिया, जिसकी वजह से दक्ष के 2 टुकड़े होने से तो बच गए। लेकिन उस चमगादड़ का एक पंजा दक्ष की पीठ पर वार करने कामयाब हो गया, जिससे दक्ष की एक दर्द भरी चीज निकल गई। दक्ष को चिल्लाता हुआ देख वो लड़की जल्दी से एक तलवार बुलाती है और उस चमगादड़ की आंख में मार देती है, जिससे वो चमगादड़ एक बार के लिए पीछे हट जाता है, जितने में उनको आगे भागने का मौका मिल जाता है। चमगादड़ किंग पर हमला होते हुए देखकर बाकी के सभी चमगादड़ तेजी से उन पर वार करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन चमगादड़ किंग एक आवाज निकालता है, जिससे वो सभी चमगादड़ वहीं रुक जाते हैं और दक्ष और बाकी सबको वहां से जाते हुए ही देखते रहती है। फिर वो चमगादड़ किंग वापस अपनी गुफा की ओर चला जाता है। उस चमगादड़ को वापस जाता हुआ देख सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। वो जल्दी से उस पहाड़ी इलाके से बाहर निकलते हैं और उसके बाद रुककर अपने साथियों को देखने लगते हैं कि सब ठीक तो है। रुकते ही वो लड़की दक्ष को उस शेर की पीठ से नीचे उतरती है और उसका घाव देखने लगती है। दक्ष को घायल देख राघव और उसके साथी भी तेजी से उसके पास जाते हैं और अपने बैग से दवा निकालकर दक्ष के घाव पर लगनी शुरू कर देते हैं, जिससे दक्ष के घाव से खून आना बंद हो जाता है और दक्ष को अपने घाव के ऊपर ठंड का एहसास होता है। दक्ष की आंखें बंद हो जाती हैं और दक्ष बेहोश हो जाता है। दक्ष को देखकर विक्की पूछता है, क्या ये मर गया? इतने में वो लड़की विक्की की तरफ देखती है और एक भारी सी आवाज में उस पर चलते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये अभी बेहोश हुआ है, लेकिन ये अभी जिंदा है। कुछ देर में इसको होश आ जाएगा और इसको होश आने के बाद हम अपने आश्रम की ओर जाएंगे। लगभग 2 घंटे के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और धीरे से पानी मांगने लगता है। दक्ष को पानी मांगता हुआ देख उसके पास में बैठी वो लड़की जल्दी से अपने बैग से पानी की एक बोतल निकलती है और दक्ष को पिलानी शुरू कर देती है। पानी पीने के बाद दक्ष को अच्छा महसूस होता है और फिर दक्ष की नजर अपने पास बैठी उस लड़की पर पड़ती है, जिसने इस वक्त अपना वो कवच निकाल दिया था। उस लड़की के काले लंबे बाल थे और देखने में वो काफी सुंदर थी, जिसकी वजह से दक्ष एक बार के लिए तो अपने दर्द को ही भूल गया और बस उसे लड़की को ही देखने लग। जब उस लड़की ने दक्ष को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखा तो उसने वो पानी की बोतल दक्ष के हाथ में दी और खड़ी होकर बाकी सब के पास जाकर बैठ गई। जब राघव ने दक्ष को होश में देखा तो वो उसके पास गया और बोला, अब कैसा महसूस कर रहे हो? दक्ष ने धीरे से कहा, अब मैं ठीक हूं, लेकिन उन चमगादड़ों का क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे उसका पंजा लगा तो मैं उसके बाद बेहोश ही हो गया था। और उन मरे हुए चमगादड़ों का क्या हुआ? दक्ष की बात सुनकर राघव ने उसे बताया, अब हम सब बच गए और वो चमगादड़ अब वापस चले गए हैं। उन मरे हुए चमगादड़ों से ज्यादा हमारी जान कीमती है, इसलिए तुम ये सोचो, जान बची तो लाखों पाए। अब हम वापस चलते हैं और फिर कभी देखेंगे और इस बार किसी हल्के और छोटे शिकार पर जाएंगे। फिर दक्ष एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जो वहीं सामने बैठकर उसी को देख रही थी।
जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। जब राघव देखा है कि दक्ष हैरानी से उसी लड़की को देख रहा है जिसने सबकी जान बचाई, तो वो सबको उसे लड़की के बारे में बताते हुए कहता है, ये हमारे देव आश्रम के सबसे बड़े ग्रुप की लीडर निशिका चौधरी है। ये अपने काम से बाहर ही रहती है, इसलिए ज्यादा लोग इनको नहीं जानते। राघव एक पल के लिए रुकता है और फिर निशिका चौधरी के बारे में आगे बताने लगता है। राघव कहता है कि हमारी ये टीम भी इन्हीं के ग्रुप के अंदर आती है और इन्होंने अकेले ही बड़े से बड़े जानवर का सामना किया है। ये अकेली ही पूरी टीम के बराबर है, इसलिए ये जिस टीम में होती है उस टीम के जीतने के चांस ज्यादा हो जाती है। अपने बारे में सुनने के बाद निशिका चौधरी खड़ी होती है और राघव से कहती है, अभी हमें यहां से चलना चाहिए, हमें यहां पर काफी टाइम हो गया है। निशिका की बात सुनकर सभी हां में जवाब देते हैं और देव आश्रम के लिए चले जाते हैं। 2 दिन के सफर के बाद वे सब देव आश्रम में पहुंच जाते हैं। देव आश्रम में आने के बाद राघव दक्ष से कहता है, तुमने अच्छा काम किया था अपने पहले मिशन पर, लेकिन वो बात अलग है, हमें इस मिशन से कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम चिंता मत करना, हम अगला मिशन जल्दी ही करेंगे और जाने से पहले तुमको भी बुला लेंगे। फिर दक्ष हाँ मैं जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। दक्ष अपने कमरे में आते ही अपने बेड पर लेट जाता है और तुरंत ही सो जाता है। काफी लंबे टाइम तक बाहर घूमने की वजह से वो काफी हद तक थक गया था और चमगादड़ का पंजा लगने की वजह से भी काफी घायल हो गया था, जो घाव अभी भी कुछ हद तक ठीक नहीं हुआ था। इसलिए दक्ष को पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। दक्ष काफी देर तक सोता रहता है और अगले दिन सुबह ही उसकी नींद खुलता है। दक्ष उठने के बाद अपने आसपास देखा है जहां पर कोई नहीं होता। फिर दक्ष अपने कमरे की एक एक चीज को अच्छे से देखने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो बाहर चला गया था, इसलिए उसने अपने कमरे को ठीक से देखा ही नहीं कि उसमें और क्या क्या है। जैसे ही दक्ष अपने कमरे को देखने लगता है, इतने में इसके दरवाजे पर कोई आकर दरवाजा बजने लगता है। जब दक्ष दरवाजा खोलकर देखा है तो सामने गुरुदेव खड़े होते हैं, जो हैरानी से दक्ष को ही देख रहे होते हैं। गुरुदेव कमरे में आते ही दक्ष से कहते हैं, तुम किसी से पूछकर शिकार पर गए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बाहर कितना खतरा है और तुम फिर भी बाहर गए। जाने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता, तुम जानते भी हो। इस वक्त गुरुदेव काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और वो अपना सारा गुस्सा दक्ष के ऊपर ही निकल रहे थे। लेकिन दक्ष चुपचाप उनकी बात सुन रहा था और उनकी बात खत्म होने के बाद दक्ष उनसे कहता है, मैं यहां सीखने ही आया हूं। ये बात आपने मुझे कही थी और सीखने के लिए मुझे बाहर तो जाना होगा। आपने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनने की कोशिश करो, और मैं वही कर रहा हूं। दक्ष की ये बात सुनते ही गुरुदेव शांत हो जाते हैं और एक बार दक्ष की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगली बार से जो कुछ भी करो सोच समझकर करना। ये बोलकर गुरुदेव दक्ष के कमरे से बाहर चले जाते हैं और दक्ष उनको जाता हुआ ही देखता रहता है। गुरुदेव के जाने के बाद दक्ष मन ही मन में सोचता है, ये मुझसे चाहते क्या है? पहले तो मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली और अब मैं जब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें भी रोक टोक कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी मदद करना चाहते हैं या उनके मन में और कुछ चल रहा है। दक्ष काफी देर गुरुदेव के बारे में ये सब सोचता है और फिर अपने कमरे को देखने लगता है। दक्ष सारे कमरे को देख लेता है, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं मिलता। फिर दक्ष की नजर उस काली किताब पर पड़ती है जो गुरुदेव ने उसे पढ़ने के लिए दी थी और जिसमें इस देवग्रह के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। जहां दक्ष उस काली किताब को पढ़ने की सोच रहा था, वहीं गुरुदेव अपने कमरे में खड़े थे और किसी से बात कर रहे थे। गुरुदेव उसे कहते हैं, हमने जितना सोचा था ये सब उससे ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दोनों लड़के इसी काम में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ताकतवर बन सके और अपनी शक्तियां वापस ले सके। गुरुदेव के सामने एक मशीन जैसी कोई चीज थी जिससे गुरुदेव बात कर रहे थे। उस मशीन से आवाज आती है, ये तो अच्छी बात है कि दोनों इस काम को अपने पूरे मन से कर रहे हैं। हमारा ये आइडिया काम कर गया कि अगर हम उनको एक बार शक्ति देकर वापस ले लें
तो वो उन शक्तियों को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और देखो, वो शक्तियों को हासिल करने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। गुरुदेव कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। दक्ष काफी धीरे धीरे सीख रहा है, वहीं दूसरी ओर वो लड़का दक्ष से कई गुना तेजी से सब कुछ सीख और समझ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दक्ष से पहले वो अपनी शक्तियां पा लेगा और फिर दक्ष भी उससे कभी जीत नहीं पाएगा। फिर उस मशीन से आवाज आती है, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़का दक्ष से पहले सब कुछ सीखना है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि उस लड़के को या दक्ष को काल के बारे में पता न चले। गुरुदेव कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, काल ने जो हमारे साथ किया उसकी वजह से तो ये सब हो रहा है। उसी ने तो मानवर की सेना बनाई थी और अब उन्हीं के साथ मिलकर हम पर हमला करने की सोच रहा है और खुद उनका राजा बना हुआ है। अगर हमारे ये दोनों लड़के काल को हरा देते हैं तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। गुरुदेव की बात सुनकर वो मशीन आगे बोलता है, हाँ काल हमारे लिए खतरा है और उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसको हारने के लिए अपना सब कुछ इन दो लड़कों के ऊपर लगा दिया है। अगर उसे पता चला कि इन दोनों के अंदर वो शक्ति है जिससे वो हार सकता है तो वो इनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमने दोनों को अलग अलग रखा है ताकि काल को इनके बारे में पता ना चले, और अगर पता चल भी गया तब भी वो एक के पास ही जा पाएगा और हम उसे ऐसा करने से रोक लेंगे। उनकी बातें सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आप देवग्रह कब आ रहे हैं? आप खुद आकर एक बार इन लड़कों को देख लो और इनको जो कुछ आप सीखने वाले थे वो सीख दो। वैसे मैंने इन दोनों को वो काली किताब तो दे दी है जिससे वो यहाँ के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे और वो किताब उनके काफी काम भी आएगी। फिर उस मशीन से आवाज आती है, ठीक है, तुम एक बार उस दूसरे लड़के के पास भी चले जाना और देख लेना कि वो कहां तक कामयाब हुआ है। हो सका तो जल्दी ही यहां पर आ जाऊंगा, तब तक तुम संभालो। इतना बोलते ही उस मशीन से आवाज आनी बंद हो जाती है और गुरुदेव तुरंत ही कमरे से बाहर निकालकर कहीं और जाने लगते हैं। गुरुदेव पूरे ग्रह पर कहीं भी जा और आ सकते थे, इसलिए वो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देव आश्रम से काफी अलग जगह थी जिसका नाम रक्षा आश्रम था। उस जगह पर आते ही गुरुदेव एक कमरे की ओर जाने लगते हैं। गुरुदेव उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक दक्ष की ही उम्र का लड़का बैठा हुआ है, जिसके काले घुंघराले बाल जो देखने में सुंदर लग रहा था। गुरुदेव कहते हैं, कैसे हो वीर? वीर ने गुरुदेव की तरफ देखा है और फिर वो खड़ा होकर उनके पास चला जाता है। वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो गुरुदेव के पास जाते ही एक छोटा खंजर निकलता है और गुरुदेव को दिखाने लगता है। वीर कहता है, ये देखिए, ये मैंने अपने पहले शिकार से हासिल किया और इतना ही नहीं, इसके साथ एक कवच भी है। ये वही दूसरा लड़का है जिसको दक्ष के साथ साथ ही शक्तियां मिली थीं। इस लड़के का नाम वीर खन्ना था और ये पृथ्वी पर काफी अमीर परिवार से आता था। इसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये गुरुदेव के बोलने पर उनके साथ यहां पर आया था। जैसे दक्ष को एक दिन शक्ति देकर वापस ले ली थी, वैसे ही वीर से भी इस शक्ति किसी न किसी तरीके से वापस ले लिए, और उसे भी वही कहा गया जो दक्ष को कहा गया था कि अपने आप को मजबूत करो और अपनी शक्तियां हासिल कर लो। ये उनका तरीका था ताकि शक्ति के लालच में ये दोनों जितनी जल्दी हो सके मजबूत बन सके, ताकि समय आने पर काल के सामने हथियार बनाकर खड़े हो जाएं। वीर का खंजर देखकर गुरुदेव उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, बधाई हो, तुमने अपना पहला शिकार काफी है, अच्छे से किया और तुम्हें लगता है काफी बड़ा इनाम भी मिला है इस शिकार से। वीर हाँ मैं जवाब देता है और बताने लगता है कि कैसे उसने ये सब किया। वीर बताता है कि ये खंजर और कवच उसको काले चूहों को मारने से मिले। वो सब काफी तेज थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको हरा दिया, और इतना ही नहीं, मेरी पावर लेवल में 10 अंक भी जुड़ गए हैं। अब 90 अंक और फिर मेरी लेवल 1 पूरी हो जाएगी। हर किसी को इवॉल्व होने के लिए 5 लेवल पार करनी पड़ती है और हर लेवल को पार करने के लिए 100 अंक चाहिए होते हैं। जिस लेवल का बीस्ट होगा उसी हिसाब से पावर में अंक आएंगे। जैसे अगर कोई सीधा लेवल 5 के बीस्ट को मारता है और उसका क्रिस्टल खोलता है
तो उसको लेवल 5 के हिसाब से अंक मिलेंगे और उसकी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ेगी, और कोई लेवल 1 को पार करता है तो उसकी ताकत धीरे धीरे तेज होगी। वीर की बात सुनकर गुरुदेव उसे कहते हैं, अच्छी बात है कि तुमने यहाँ के सब तरीके सीख लिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी एक टीम बना लो जिससे तुम्हें शिकार करने में आसानी होगी और तुम जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाओगे, और फिर तुमको तुम्हारी सारी शक्तियां भी मिल जाएंगी। वीर कहता है, आपने मुझे जो किताब दी थी उस वजह से मुझे काफी कुछ पता चल गया कि यहां पर कैसे रह सकते हैं। उस किताब में काफी तरीके लिखे हुए थे जिसकी वजह से मुझे शिकार में काफी मदद मिला, और उस किताब से मैंने सारे नियम पता कर लिए हैं जिससे मैं अब यहां पर आराम से रह सकता हूं और जब चाहूं अपने घर जाकर भी आ सकता हूं। ये उस किताब में लिखा हुआ था। गुरुदेव कहते हैं, तुम सही हो, तुम जब चाहे अपने घर पर जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी घर जाओ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहां से आए हो और तुम वहां पर क्या कर रहे हो। अगर किसी कोई शक्तियों का पता चला तो ये ठीक नहीं होगा। इस बात पर वीर हां जवाब देता है और गुरुदेव को वो किताब वापस कर देता है। वीर कहता है, मैंने ये किताब अच्छे से पढ़ ली, अब आप इसको वापस ले सकते हैं। किताब वापस लेने के बाद गुरुदेव वीर के पास से खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की और कोई मदद चाहिए तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शिकार में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बाकी कोई मदद चाहिए तो मुझसे बात कर लेना। नहीं नहीं, मैं शिकार तो खुद कर लूंगा, और अब तो मैंने यहां पर रहना भी सीख लिया है और मैंने इन दोनों काफी पैसे भी कमा लिए हैं, जिससे यहां पर रहना और भी आसान होने लगा है। कुछ दिनों में मैं यहां के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा और उसके बाद देखते ही देखते अपनी सारी लेवल पार करके एक इवॉल्वर बन जाऊंगा और फिर मुझे मेरी सारी शक्तियां भी मिल जाएंगी। इसके बाद तो मेरा यहां पर रहना और भी आसान हो जाएगा, वीर गुरुदेव से कहता है। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए वो कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और तुम जैसे अब तक सब कुछ सीख रहे हो आगे भी सीखते रहना। ये बोलता है गुरुदेव वीर के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। गुरुदेव वीर से मिलने के बाद वापस देव आश्रम के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्ष भी उसे किताब को पढ़ने के लिए बैठ जाता है। दक्ष ने पूरा मन बना लिया था कि अब तो वो इस किताब को पूरा करके ही अपने अगले मिशन पर जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने भी दक्ष से वही कहा था जो उन्होंने वीर से कहा कि इस किताब को पढ़ने से तुम्हें यहां पर रहने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए दक्ष जितनी जल्दी हो सके इस किताब को अच्छे से पढ़ना चाहता था और इसलिए उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब को 3 भाग में बांटा गया था। पहला भाग मय देवग्रह और वहां पर पाए जाने वाले काफी सारी बीस्ट की जानकारी थी, और उसमें यह भी बताया गया था कि किस बीस्ट को कैसे हरा सकते हैं। उसमें लड़ने के काफी तरीके और बीस्ट को मरने के बाद मिलने वाले हथियारों की जानकारी दी थी। दूसरे भाग के अंदर मानवर क्या है, वो कैसे बने और उनकी क्या क्या पहचान है, वो सब बताया गया था। उसमें मानवर की सेना के बारे में लिखा हुआ था कि मानवर की सेना को 5 भागों में बांटा जाता है। इस बात का पता हम मानवर को देखकर भी लगा सकते हैं। जिस लेवल का मानवर होगा उस पर उतने ही सींग होंगे। अगर कोई लेवल 5 का मानवर है तो दो सींग उसके दोनों कंधे पर और एक उसके सर पर होगा। अगर कोई लेवल 4 का है तो उस पर 4 ही सींग होंगे। जितने ज्यादा सींग उतनी ही उनकी ताकत होगी। दक्ष ये सब पढ़ के हैरान था कि मनवार कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। दक्ष जब अगले पेज को पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उस पेज पर मानवर के राजा के बारे में लिखा हुआ है। उस पर केवल 2 ही लाइन थी जिसमें बताया गया था कि मानवर का राजा अकेला ही किसी को भी हरा सकता है। अगर कोई उनके राजा को हरा दे तो वो ये होने वाली लड़ाई को काफी हद तक रोक सकता है। दक्ष राजा के बारे में और भी जानना चाहता था, लेकिन उस किताब में राजा के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए दक्ष चाह कर भी उसके बारे में और कुछ नहीं जान पाया। इसलिए दक्ष ने उस किताब आगे पढ़ने की सोची और उस किताब का आखिरी और तीसरा भाग खोल लिया। उस किताब के तीसरे हिस्से में लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीस्ट के क्रिस्टल को खोलता है तो उसमें से जो भी हथियार मिलेगा
वो उसी का होगा। अगर वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से उस हथियार को किसी को दे सकता है या बेच सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके हथियारों को जबरदस्ती छीन नहीं सकता। अगर वो देने से मना कर दे तो उससे वो हथियार कोई भी नहीं ले सकता। और उस क्रिस्टल में से क्या निकलता है ये भी बस उसी को पता होगा जो उस क्रिस्टल को खोलेगा। क्रिस्टल के अंदर से कोई भी वस्तु निकल सकती है, ये उस बीस्ट के आधार पर होगी। दक्ष को एक और बात अच्छी लगती है, उस किताब में से अगर कोई व्यक्ति किसी बीस्ट को मारता है और उसके क्रिस्टल को खोलता है तो उस क्रिस्टल से बीस्ट भी निकल सकता है। वो बीस्ट उसकी हर बात मानेगा जिसने वो क्रिस्टल खोला होगा, लेकिन समय समय पर इन बीस्ट को इवॉल्व करना होता है ताकि उनकी ताकत बढ़ाई जा सके और किसी भी लड़ाई में उनसे पूरी मदद ली जा सके। ये बीस्ट दो तरह की होती है, एक जो लड़ाई के लिए बना होता है और दूसरा एक सवारी के लिए होता है। सवारी वाले को इवॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि इस पर बैठकर वो कहीं भी जा और आ सकता है, लेकिन लड़ाई वाले बीस्ट को इवॉल्व करना पड़ता है और उसके इवॉल्व होने में काफी समय लग जाता है। इवॉल्व होने के बाद उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद दक्ष सोचता है राघव के पास जो चिड़िया है वो एक सवारी है जो बस घूमने के लिए ही बनी है, उसकी लड़ाई में कोई मदद नहीं। इसके बाद दक्ष बची हुई किताब को अच्छे से पूरा पढ़ लेता है और उसको रख देता है। दक्ष को किताब पूरी पढ़ने में सुबह से शाम हो गई थी क्योंकि वो किताब काफी मोटी थी जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ था। दक्ष हर एक चीज को अच्छे से जानना चाहता था ताकि उसको वहां रहने में काफी मदद मिले। और किताब को पढ़ने के बाद दक्ष को ऐसा लग भी रहा था कि वो किताब पढ़ने से उसको काफी फायदा हुआ है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। अभी दक्ष बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना खाना कमरे में ही खा लिया और इसके बाद सो गया। वो सुबह से बैठे बैठे वो इतना थक गया था कि उसको नींद आने लगी थी, इसलिए सोते हुए भी दक्ष उस काली किताब के बारे में सोच रहा था जिसको पढ़ने के बाद उसे यहां रहने की सारे नियम और तरीका पता चले हैं। दक्ष खुश था क्योंकि गुरुदेव ने वो किताब उसको दे थी। मुझे ऐसा उस दुकानदार ने कहा था कि ऐसी किताब ढूंढनी काफी मुश्किल होती है और हर कोई इस किताब को देता भी नहीं, लेकिन गुरुदेव ने सबसे अलग और अच्छी वाली किताब उसको दे दी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। दक्ष सोने से पहले सोच रहा था कि कल वो जाकर राघव से मिलेगा और उससे पूछेगा कि वो अगले शिकार पर कब जाएगा ताकि वो भी कोई अच्छी सवारी ढूंढ सके। उस किताब के माध्यम से दक्ष को ये भी पता चल गया था कि अगर उस यहां पर रहना है तो उसको इस ग्रह के हिसाब से पैसे भी कमाने होंगे, जिसके लिए उसको बीस्ट के हथियार या बिना खोली हुई उनके क्रिस्टल बेचने होंगे। इसलिए दक्ष पैसे कमाना चाहता था ताकि वो यहां पर अच्छे से रह सके और अपनी पसंद का सामान ले सके। अगले दिन सुबह ही दक्ष अपने कमरे से बाहर निकल गया था और उसने बाहर आते ही देखा कि सभी लोग एक दिशा की ओर जाने लगे हैं। दक्ष की नजर इतने में इसी दिशा में जाते हुए विक्की पर पड़ी। दक्ष तेजी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कहां जा रहे हैं? दक्ष को ऐसे देखकर विक्की उसको बताता है कि हमारे देव आश्रम के दूसरे लीडर ने एक मुकाबला रखा है और जो भी उस मुकाबले में जीतेगा उसको काफी बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद दक्ष पूछता है, कैसा इनाम और क्या मिलेगा अगर कोई उसमें जीता है तो? फिर विक्की कहता है, एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो, अगर तुमको जाना ही है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखा दूंगा कि इस लड़ाई को जीतने पर क्या मिलेगा। इसके बाद विक्की दक्ष का हाथ पकड़ता है और उसको उस मुकाबले की ओर लेकर जाने लगता है। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। विक्की दक्ष को एक बड़े से स्टेडियम में ले गया जहां पर काफी लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में एक 40 साल का आदमी खड़ा था जिसकी हल्की दाढ़ी थी। वो देखने में काफी ताकतवर लग रहा था। विक्की दक्ष को बताता है, ये है दूसरे ग्रुप का लीडर विक्रम राठौर। दक्ष विक्रम की तरफ देखते हुए विक्की से पूछता है, ये कैसा नाम है? इसने अपना नाम पुरानी फिल्मों से लिया है क्या? इस पर विक्की हंसने लगता है और कहता है, पता नहीं, जो भी है यही है। अब तुम वो देखो, इसके पीछे जो बड़ी टेबल है और उसके ऊपर जो क्रिस्टल रखा हुआ है वो है इस प्रतियोगिता का इनाम। जो भी ये लड़ाई जीतेगा उसको वो क्रिस्टल मिलेगा। फिर दक्ष पूछता है, उस क्रिस्टल में ऐसा क्या है जिसके लिए सब लड़ने के लिए तैयार है? विक्की कहता है, वो कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं है, वो एक लेवल 5 म्यूटेंट क्रिस्टल है। ये सुनते ही दक्ष की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि लेवल 5 के म्यूटेंट कितने शक्तिशाली होती हैं और उनकी क्रिस्टल से मिलने वाले हथियार कितने अच्छे होते हैं। ये विक्रम राठौर पागल हो गया है क्या? ये ऐसे ही कैसे अपने लेवल 5 के म्यूटेंट क्रिस्टल को किसी को भी दे सकता है? इसका क्या फायदा होगा? दक्ष विक्की से पूछता है। फिर विक्की दक्ष को समझता है कि इस प्रतियोगिता का मकसद क्या है। विक्की कहता है, इस प्रतियोगिता में काफी लोग हिस्सा लेंगे और आखिर में जो भी जीतेगा उसको ये मिल जाएगा। लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है, और उसके बाद ये विक्रम राठौर उसको अपनी टीम में रख लेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो दूसरे और तीसरे नंबर पर होगा उसको भी अपनी टीम में रख लेगा, जिससे आगे जाकर इसको बड़े शिकार करने में काफी मदद मिलेगी। ये सब जानने के बाद दक्ष हैरानी से विक्रम राठौर को देखने लगता है और प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगता है। इस प्रतियोगिता में काफी लोगों ने हिस्सा लिया था और देखते देखते प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले विक्रम राठौर स्टेज पर आता है और बोलता है, जो भी इस क्रिस्टल को जीतेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश करना, और जो हार जाए वो निराश मत होना, क्योंकि हम हर 3 महीने में ऐसी प्रतियोगिता लाते रहेंगे। आपके पास फिर 3 महीने का समय होगा अपने आप को साबित करने का। अभी के लिए इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। फिर स्टेज पर एक एक करके काफी लोग आते हैं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन दक्ष तब हैरान होता है जब उसकी नजर उन लोगों में से एक पर पड़ती है जिसको वो अच्छे से जानता था, क्योंकि वो और कोई नहीं राघव जोशी था। दक्ष विकी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है ही? राघव वहां क्या कर रहा है? वो तो निशिका चौधरी की टीम में था ना, क्या वो अपनी टीम बदलने की सोच रहा है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? निशिका चौधरी ने हमारी जान बचाई थी, फिर भी वो उनकी टीम को छोड़कर इस विक्रम राठौर की टीम में जाना चाहता है, जो इनाम के लालच में ताकतवर लोगों को अपनी तरफ ला रहा है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ राघव, ये मैच खेल रहा है, लेकिन वो अपनी टीम नहीं बदलना चाहता। इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है, और जीतने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो अपनी टीम बदले, वो उस टीम में भी रह सकता है जिसमें वो अब है। विक्की दक्ष को समझता है, अगर ऐसी बात है तो निशिका चौधरी खुद क्यों नहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही? अगर वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है तो ये क्रिस्टल हो आराम से जीत सकती है। वो अभी कहां है? दक्ष फिर से विक्की से पूछता है। दक्ष के सवाल सुन सुनकर विक्की परेशान हो गया था। फिर वो उसको बताता है, निशिका चौधरी एक लीडर है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। किसी भी लीडर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। और अब तुम मुझसे कोई और सवाल मत पूछना, तुम बस चुपचाप ये प्रतियोगिता देखो, खुद भी इंजॉय करो और मुझे भी इंजॉय करने दो। अगर तुमने अब कोई भी सवाल पूछा तो मैं यहां से खड़ा होकर चला जाऊंगा, और उसके बाद तुम किसी और से अपने सवाल पूछते रहना। दक्ष, हाँ, मैं सर हिलता है और अब विकी से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता चल गया था अगर अब उसने कुछ भी पूछा तो वो सच में खड़ा होकर यहां से चला जाएगा, क्योंकि वो दोनों जब से आए हैं तब से दक्ष उससे सवाल पर सवाल पूछे ही जा रहा है। फिर दक्ष सामने की ओर देखने लगता है, जहां पर यह प्रतियोगिता अब बस शुरू होने ही वाली थी। वैसे तो दक्ष को किसी की भी लड़ाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो बस यहां अब राघव की लड़ाई देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि राघव कितना अच्छा फाइटर है और वो जीतेगा या नहीं। एक एक करके कई मैच होते हैं, लेकिन हर मैच में एक ही बंदा जीत जाता है। दक्ष से ही रहा नहीं जाता और वो विक्की से एक और सवाल पूछ ही लेता है। दक्ष कहता है, ये आदमी कौन है जो हर मैच इतने आराम से जीत रहा है? अगर ये ऐसे ही जीतता रहा तो ये राघव को भी आसानी से हरा देगा और ये क्रिस्टल भी जीत लेगा। विक्की दक्ष की तरफ देखा है और एक लंबी सांस छोड़ना है, और फिर विक्की बोलता है, ये तीसरी ग्रुप जिसका लीडर बहादुर सिंह है, उसमें से आया है। ये उस ग्रुप का सबसे मजबूत आदमी है। ये शायद ही कोई लड़ाई हार होगा। मुझे भी नहीं पता इसको ये मैच खेलने की इजाजत कैसे मिली। शायद इसलिए अगर जो भी कोई इसको हराएगा उसी को सबसे ताकतवर माना जाएगा इस प्रतियोगिता में, इसीलिए इसको हिस्सा लेने की अनुमति मिली होगी। वैसे इसका नाम पवन कुमार है। ये सब जाने के बाद दक्ष कंफ्यूज हो गया। दक्ष सोच रहा था कि राघव इस प्रतियोगिता को जीत जाए
और उसको वो क्रिस्टल मिल जाए, इसके बाद अगर वो किसी शिकार पर जाते हैं तो उसको बिना कुछ किया ही अच्छा इनाम हासिल हो जाए। लेकिन अब पवन कुमार की ताकत देखने के बाद दक्ष की ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी पवन कुमार कहीं से भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसमें उतनी ही हिम्मत नजर आ रही थी जितनी पहले मैच के दौरान थी। पवन कुमार 1-2 बार में ही अपने सामने वाले विरोधी को हरा देता था। कोई भी उसके सामने ज्यादा देर टिकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। लेकिन दक्ष को उसकी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ना तो उसको उससे लड़ना था, उसको तो उस क्रिस्टल से मतलब था। दक्ष बस सोच रहा था काश उसको वो क्रिस्टल मिल जाए। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। यह लड़ाई देखते हुए सबको एक तरफा मुकाबले नजर आ रहा था, क्योंकि कोई भी पवन कुमार को हरा ही नहीं पा रहा था। लेकिन सबको फिर भी उम्मीद थी कि इस प्रतियोगिता के खत्म होने से पहले कोई तो उसको हरा देगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में काफी लोगों ने हिस्सा लिया था और जो लोग कमजोर थे उन सबको पवन से लड़ना था, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको वहां से निकाला जा सके। और पवन वही कर भी रहा था, वो जितनी जल्दी हो सके अपने सामने वाले को हरा रहा था। पवन कुमार ने काफी लड़ाई जीत ली थी और अब कुछ ही मैच होने बाकी थे, इसलिए अब पवन कुमार को आखिर में लड़ने के लिए कहा गया। पवन कुमार के जाने के बाद राघव की लड़ाई एक उसी के उम्र के लड़के के साथ हुई, जिसमें राघव जीत गया, क्योंकि सामने वाला लड़का काफी कमजोर नजर आ रहा था। इसके बाद एक एक करके सबकी बारी आती गई और जो मजबूत थे वही आगे बढ़ते गए। जब राघव की बारी फिर से एक तीसरी ग्रुप के लड़के के साथ हुई तो इस बार राघव काफी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि सामने वाला आदमी काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो राघव के साथ खेल रहा है। जब उसका खेलने से मन भर गया तो उसने अपना एक मुक्का बनाया और राघव के सीने में जोर से मार दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और राघव नीचे गिर गया और फिर राघव से उठा ही नहीं गया। इसी के साथ वो दूसरा आदमी ये लड़ाई जीत गया। राघव के एक ही मुक्के में हारने के बाद दक्ष हैरान हो गया। दक्ष ने सोचा भी नहीं था कि राघव एक मुक्के में ही हार जाएगा। इसके बाद दक्ष तुरंत ही विक्की से इस बारे में पूछ लेता है कि राघव कैसे एक मुक्के में हार गया। विक्की थोड़ा उदास लग रहा था, क्योंकि उसका दोस्त राघव हार गया, लेकिन वो फिर भी दक्ष को बताता है कि राघव इसलिए हार गया क्योंकि उसके सामने वाले ने मार्शल आर्ट सीखी हुई है, और इस मार्शल आर्ट में एक स्किल है जिसको सोनिक पंच बोलते हैं, जिसके एक वार से ही राघव हार गया। वैसे इन स्किल को सिखाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पता नहीं किसने इतनी आसानी से वो कैसे सीख सकता है। शायद एक लंबे समय से एक ही स्किल पर काम कर रहा था। राघव के हारने के बाद दक्ष का बिल्कुल भी मन इस लड़ाई को देखने का नहीं था। अगर राघव इस लड़ाई को जीता तो दक्ष को कुछ तो फायदा होता, लेकिन राघव एक ही वार में हार गया। अब दक्ष को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो क्रिस्टल उसको मिल सकता है। फिर दक्ष के मन में एक खतरनाक आइडिया आता है, जिससे वो उस क्रिस्टल को बिना जीते ही हासिल कर सके है। अब दक्ष को इस प्रतियोगिता के खत्म होने का इंतजार था। लगभग सभी मैच खत्म होने के बाद पवन कुमार और उस आदमी की लड़ाई हुई जिसने राघव को एक ही बार में हराया था। उन दोनों की लड़ाई में वैसे तो पवन कुमार काफी ताकतवर था, लेकिन फिर भी उस आदमी के सोनिक पंच से वो भी बच नहीं पाया। लेकिन पवन कुमार ने उसे आदमी के 3 पंच बर्दाश्त कर लिए, लेकिन फिर भी पवन कुमार ये लड़ाई जीत नहीं पाया, और वो आदमी जिसका नाम मुकेश सिंघल था वो ये लड़ाई जीत गया। दक्ष को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही मुकेश सिंघल ने ये लड़ाई जीती तो दक्ष विक्की के पास से खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगता है और स्टेज से कुछ दूर खड़ा हो गया। विक्रम राठौर मुकेश सिंघल को वो क्रिस्टल देता है और इसी के साथ ये प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। जब मुकेश सिंघल वो क्रिस्टल लेकर जाने लगता है तब विक्रम राठौर उसके कान में कुछ बोलता है। इसके बाद मुकेश सिंघल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उसके बाद मुकेश सिंघल बाहर की ओर जाने लगता है। मुकेश सिंघल को पता नहीं था कि वहीं पर दक्ष उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुकेश सिंघल दक्ष के पास से गुजरने लगता है तभी दक्ष ऐसे दिखता है कि उसका पैर कहीं पर फंस गया है और वो गिरने वाला है। मुकेश सिंघल के साथ वाली लड़की दक्ष को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दक्ष उनके हाथ से बचता हुआ सीधा उस क्रिस्टल पर गिर जाता है, जिससे वो क्रिस्टल मुकेश सिंघल के हाथ से छूकर
नीचे गिर जाता है और गिरते वक्त दक्ष का हाथ उस क्रिस्टल पर ही होता है, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल के टूटने पर मुकेश सिंघल को कुछ नहीं मिलता। दक्ष को ऐसा करते हुए विक्की अपना मुंह खोले हैरानी से दक्ष को देखता रहता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। दूसरी तरफ हर कोई हैरान था कि किसी ने जीत का इनाम इतनी आसानी से मुकेश सिंघल से चुरा लिया। ये बात सब जानते थे कि अगर एक बार क्रिस्टल खुल गया तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उस क्रिस्टल में क्या था। सब हैरानी से दक्ष को ही देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो मुकेश सिंघल था, जिसके हाथ से अब तक का सबसे बड़ा इनाम ऐसी छूट गया जैसे वो उसके पास कभी था ही नहीं। मुकेश सिंघल को काफी गुस्सा भी आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ये बात सब जानते थे कि दक्ष ने वो क्रिस्टल चोरी किया है और वो उसकी रख भी नहीं सकता। उसको उसके अंदर का इनाम वापस देना ही होगा, नहीं तो मुकेश सिंघल उसको वहीं पर मार देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर दक्ष उसको कुछ भी दे दे तो ये कोई नहीं बता सकेगा कि उसके अंदर से वो चीज नहीं निकली बल्कि कुछ और निकला था। लेकिन विक्की जानता था कि दक्ष ने जो किया उसका उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दक्ष ने अब तक किसी भी बीस्ट को नहीं हराया है जिसे वो उस क्रिस्टल के इनाम के बदल सके और बोल सके उसको वो चीज मिली है। अब दक्ष के पास जो कुछ भी था वो वही था जो अभी उसे क्रिस्टल के अंदर से मिला होगा। इसलिए दक्ष को ना चाहते हुए भी वो क्रिस्टल के अंदर की चीज मुकेश सिंघल को वापस देनी होगी। लेकिन अब दक्ष वो चीज मुकेश सिंघल को दे भी दे, तब भी वो मुकेश सिंघल के सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन चुका था, क्योंकि ये चीज किस्मत पर होती है कि उसके अंदर क्या मिले। और मुकेश सिंघल सोच रहा था कि उसकी किस्मत अच्छी थी और शायद दक्ष की बुरी, इसलिए उसके अंदर से कोई बुरी चीज निकलेगी जो उसकी ज्यादा काम की नहीं होगी। इसलिए मुकेश सिंघल दक्ष के साथ बदला लेने की सोचने लगता है। मुकेश सिंघल सोचता है, अब मेरा इनाम वापस मिलते ही मैं इसको जान से मार दूंगा। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली